सो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेशन फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो मेरी नज़रों में मुझे लगता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि इसमें सोचना बहुत है और लिखना बहुत कम है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं जो समझनी है हमें। तो इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ समझनी है कि सोचना किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा एंड ऑफ द चैप्टर कि हमने बहुत कुछ करके आ गए हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से बात करेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को किस तरह से हम डेली लाइफ से कनेक्ट करें, क्योंकि जब तक इस चैप्टर के अंदर आप डेली लाइफ वाली समझ नहीं डालोगे, जब तक आप समझदारी वाली बात नहीं करोगे, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये सिचुएशन अगर मेरे साथ होगी तो मैं क्या करूँगा, उस केस में मेरे साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, इस चैप्टर को एक और नज़रिए से देख सकते हो, जहाँ पर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में भी हम यही बात करते थे। हम कोशिश करते थे कि कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हम वही बात करने वाले हैं, कितने वेज पॉसिबल है। वेज मीन्स आउटकम्स अगेन। तो प्रोबेबिलिटी और इस चैप्टर में भी एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, बट वो हम रिलेशनशिप्स की बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा काम ये है कि हम इसको कैसे समझें, इस पर ये परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। तो समझते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूँगा। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलेंगे इसके, बट हम समझते हैं क्योंकि इन दोनों में भी एक रिलेशनशिप बनती है। देखिए, परम्यूटेशन को अगर मैं थोड़ा और अगर डेली लाइफ से कनेक्ट करूँ तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ नंबर्स और आइटम्स व्हाटएवर, कि किन्हीं नंबर्स को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में रखना, कि उनका ऑर्डर क्या रखना है, कौन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, कौन सेकंड पोजीशन पे आएगा, बाद में कोई पोजीशन चेंज होगी, तो वो चीज़ वो आती है परम्यूटेशन के अंदर। इसको कभी कभी हम बोल देते हैं अरेंजमेंट, कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ये अरेंजमेंट की बात जब करते हैं, अरेंजमेंट जनरली हमें देखने को मिलता है जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं। एग्जाम्स में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, कि यहाँ से रोल नंबर बिठाया जाए, इस रोल नंबर को यहाँ बिठाएं, यहाँ बिठाएं, कितने वेज बन सकते हैं। तो वो अरेंजमेंट हो गया। बात वही आती है, ऑर्डर या अरेंजमेंट दोनों एक ही चीज़ है प्रैक्टिकली अगर समझें तो। ठीक है, इसमें बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की, तो इसका मतलब है सिलेक्शन और समटाइम्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको कलेक्शन भी बोलेंगे। मैं समझाऊंगा कि कलेक्शन का मतलब क्या है। सिलेक्शन मीन्स कि अगर आपके पास कुछ है, सपोज आपके पास 10 प्लेयर्स हैं और उसमें से आपको 4 को सिलेक्ट करना है, 4 को सिलेक्ट करना है या 4 को कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना है। देखिए, यहाँ पर कलेक्शन का मतलब भी समझिएगा साथ में। तो वो सिलेक्शन कैसे बनेगा, 10 में से कौन से 4 बच्चे लिए जाएं, और ऐसे कितने वेज पॉसिबल हैं कि आप 10 में से 4 बच्चों को सिलेक्ट कर पाओ, वो आएगा कॉम्बिनेशन के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब अंदर घुसते हैं, इसके एक एक करके एंट्री मारते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझने से पहले मैं फिलहाल इस टर्म को ना लेकर, इन दोनों टर्म्स को हम कुछ ऐसे ऐसे सम्स उठाएंगे जहां पर आपको समझ में आएगा कि यस इट इज़ रिलेटेड टू डेली लाइफ, कि परम्यूटेशन कहाँ है इसके अंदर, ये कॉम्बिनेशन कहाँ है। अभी तक कोई फॉर्मूला ही नहीं आया, मतलब ये ऐसे सम्स हैं जो बिना फॉर्मूले के भी काम कर जाते हैं, जहाँ पर आपको आपकी समझदारी ही आपके आंसर्स की तरफ पहुँचाती है आपको। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए, आपको काउंटिंग आनी चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे सर काउंटिंग तो सबको आती है, 1 2 3 4 सब जानते हैं, बट काउंटिंग को कैसे करना है, किस तरह से आप काउंटिंग करते हो किसी चीज़ की। सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल ही लेता हूँ। सपोज मैंने बोला A B एंड C, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, करेक्ट। अब 3 अल्फ़ाबेट्स को मैं कह रहा हूँ आपको अरेंज करना है। अरेंज मतलब कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं। तो इट मीन्स मैं ABC लिख सकता हूँ, मैं ACB लिख सकता हूँ, C बीच में लेकर आ गया। मैं A हटा देते हैं, BCA लिख सकता हूँ, BAC लिख सकता हूँ, मैं C फर्स्ट पोजीशन पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट अगर मैं ABC से लेता हूँ तो ये मेरे पास कितने अरेंजमेंट हो गए, ये मेरे पास 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं। तो इट मीन्स ये एक्चुअली में क्या है, ये 6 परम्यूटेशंस है। अब आप एक चीज़ देखें, जब आपने अरेंजमेंट बनाए तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि आपको मिला क्या, आपको ये गिवन था। मतलब क्या, कि आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड आइटम्स थे आपके पास, दीज आर सिलेक्टेड आइटम्स, मतलब आपको सिलेक्शन ऑलरेडी कर दे दिया गया।
तो इट मीन्स अगर आप इसको थोड़ा और समझदारी से बात करें कि एक्चुअली में इस होल प्रोसेस में सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो टर्म्स को, उसके बाद परम्यूटेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू सिलेक्शन देन परम्यूटेशन, वो समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 मेरे पास 6 पॉसिबल वेज हो गए, तो मैं कह दूंगा कि 6 वेज है, ये काउंटिंग है। तो इट मीन्स सबसे पहले आपको वो वेज सिलेक्ट करने और उसके बाद आपको काउंटिंग करनी है। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया उसको समझने के लिए। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या डिफरेंस बन सकते हैं इस चीज़ में। राइट नाउ ओके, सपोज स्टूडेंट्स मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास कोई मैं स्टेशन मान लेता हूँ, स्टेशन ए है मेरे पास, ठीक है, स्टेशन ए, और एक स्टेशन बी है और एक स्टेशन सी है, करेक्ट। अब स्टेशन ए से स्टेशन बी पर जाने के लिए मेरे पास 4 रास्ते हैं, ठीक है। दिस इज द R1, रूट 1, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 4। इन चारों में से कोई भी रूट फॉलो कर लीजिए आप और आप बी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब तो यही है। और ये जो है यहां तक जाने के लिए 3 रूट्स बने हुए हैं, तो R6 एंड R7। अब आपको क्लियर हुआ। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको A to C पहुंचना है, आपको A to C पहुंचना है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि B से कर रहे हो, कैसे कौन सा रूट फॉलो कर रहे हो, इस बात से मेरा कोई मीनिंग नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आपको A to C पहुंचना है एनी हाउ। अब सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपको 2 जॉब्स फॉलो करनी है। 2 जॉब्स मैं बोल रहा हूँ, या उसको आप ऐसे समझिएगा, अगर मैं 2 जॉब्स बोल रहा हूँ इसको, 2 जॉब्स और 2 टास्क और 2 ट्रैक्स, पता नहीं किस वे में आ जाए, इसमें तो ये ट्रैक ही नजर आ रहा है। इट मीन्स 2 ट्रैक क्यों कह रहा हूँ स्टूडेंट्स में, क्योंकि मैं बात देख रहा हूं कि मुझे सबसे पहले अगर मुझे सी तक पहुंचना है तो मुझे स्टेशन बी तक पहुंचना पड़ेगा। तभी स्टेशन ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे एक ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरा ट्रैक फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या बोला, स्टेशन ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे 1 ट्रैक फॉलो करना पड़ रहा है, फिर है ना, देन। मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो देन, और हिंदी में लिखते हैं तो फिर, मतलब फिर मुझे कौन सा ट्रैक फॉलो करना पड़ रहा है, सेकंड ट्रैक फॉलो करना पड़ रहा है। तो यहां पर क्या चीज समझ में आई है कि एक्चुअली में जब आप स्टेशन ए से स्टेशन बी पर पहुंचते हैं तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इट मींस कि अभी सब कुछ प्रोसेस में है। मतलब ये जो 2 जॉब्स हैं या 2 टास्क हैं, ये डिपेंडेंट टास्क बन गए एक तरह से, क्योंकि एक जॉब कंप्लीट होने से आपका काम कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि आपको तो A to C पहुंचना है और ये दिखा रहा है आपको A to B, फिर आपको B to C। अब देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने सिंपल वे रखने वाला हूं। सपोज मैं एक एक करके रास्ते बनाते हैं। सपोज आपने बोला कि मैं R1 रास्ते से चला जाता हूं, ठीक है, आप R1 से जाएं। फिर आप बोल सकते हो कि R5 ले लिया मैंने, तो मीन्स आपने जो ट्रैक फॉलो किया वो R1 R5 हो गया और आप पहुंच गए कहां, A to C, आपका काम कंप्लीट हुआ। इट मीन्स कि आपने पहले R1 फॉलो किया, फिर R5 फॉलो किया, टास्क कंप्लीट। और या आप क्या कर सकते हो, दूसरा चांस क्या बन सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने R1 लिया, देन R6 ले लिया, और आपने R1 लिया, देन R7 ले लिया। और क्या हो सकता है, R2 आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन R5 ले सकते हैं आप, और R2 देन R6, R2 देन R7। अब यहां से क्लैरिटी नजर आती है आपको कि 3 रास्ते मुझे यहां से मिले और 3 रास्ते यहां से मिले और 3 रास्ते इससे मिलेंगे, 3 रास्ते इससे मिलेंगे, तो टोटल मिलाकर मेरे पास 12 वेज मिलेंगे A to C पहुंचने के लिए, करेक्ट।
तो आपने क्या किया, आपने इंडिविजुअल काउंटिंग की 1 2 3, व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल काउंटिंग्स। ठीक है, अब फंडामेंटल काउंटिंग्स को यहां पर दो तरह की काउंटिंग ली गई है, वन इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल, आई एम राइटिंग हियर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहां पर मैं कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं, मैं तो एडिशन प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं, तो बिल्कुल यूज कर लिया। एक रास्ता मेरे पास यह आया, फर्स्ट रास्ता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, इस तरह से मैंने एडिशन वाली प्रोसीजर को फॉलो किया। करेक्ट, ये क्लियर हुआ। अब यहां पर समझने वाली बात क्या आती है, हमें अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना हो, देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब आप एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो क्लियर हुआ होगा कि अगर ये रास्ते मैं कह दूं यहां से 100 रास्ते हैं जाने के लिए और यहां पर 50 रास्ते हैं B to C जाने के लिए, तो क्या ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, क्या हम ये वाला अरेंजमेंट कर पाएंगे तो सही रहेगा, वो एप्रोप्रिएट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे वेज कैसे लिखे जाएंगे, राइट। तो उस केस में आपको समझना पड़ेगा कि हमें कुछ और यूज करना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको बोला जाए 4 + 4 + 4, राइट, और +4, सो यू विल से दैट 16, बट एक समझदार बच्चा क्या कर सकता है, वो कहेगा 4 × 4 = 16। उसने क्या चला के खेल गया, उसने क्या करा, काउंटिंग की जगह जो एडिशन था उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसको पता लगा कि 4 टाइम्स आया है, तो अगर ये 5 टाइम्स हो जाता तो ये 20 देता, तो यहां पर क्या कर देते आप, 4 + 4 × 5 20। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ये एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों कनेक्टेड है। यहां पर कनेक्टेड कैसे है कि आपको जो आपने इंडिविजुअल काउंटिंग करी उसके लिए एक मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल यूज किया जा सकता था। वो कैसे यूज किया जा सकता था, यहां से यहां तक कितने रास्ते, 4, यहां से यहां तक कितने रास्ते, 3। तो पहले आपने क्या बोला, स्टेशन ए से स्टेशन बी पर आपने कितने रास्ते लिए, 4, फिर कितने रास्ते पॉसिबल हैं, 3। तो फिर लगा, क्योंकि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। जहां टास्क कंप्लीट नहीं होता है वहां मीन्स है कि अभी उनमें एक डिपेंडेंसी बनी हुई है, क्योंकि आप सी तक पहुंचे ही नहीं। जहां डिपेंडेंसी बनी हुई है आप उसको बोलोगे मल्टीप्लिकेशन। 4 फिर 3, फिर मतलब 4 × 3 = 12। तो ये समझना बहुत जरूरी है इस केस में। ठीक है, तो 12 वेज होंगे, वो हमने देखिए डायरेक्टली निकाला रेदर देन हम इंडिविजुअल करके निकालें। क्लियर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यही एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरी एक चीज और आती है स्टूडेंट्स, जब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की डेफिनेशन देखेंगे या मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर मैं रीड करता हूं डेफिनेशन को तो यू कैन अंडरस्टैंड। इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m वेज, यहां पर जैसे 4 वेज थे, इन m वेज एंड द सेकेंड कैन बी कंप्लीटेड इन n वेज, सो बोथ जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड when they are in succession। succession means कि एक कंप्लीट होने के बाद अभी दूसरी जॉब ऐसी है जो डिपेंड करती है कि उसके बिना इस पूरे टास्क को इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो m × n बन जाएगा। तो वहां पर नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो m × n आएंगे, राइट। तो यहां पर इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को बहुत जरूरी है समझना। अगर आपको ये समझ में आ जाती है थियरी तो काफी कुछ आप कर पाएंगे इस चैप्टर में, राइट। नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 2 क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिख दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक क्लास है उसमें 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स की बात हो रही है। सॉल्यूशन करते हैं। दोनों क्वेश्चन को मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप उस डिफरेंस को समझ सकें। 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, ठीक है, 10 बॉयज, दोनों केसेस में हमने सिलेक्शन एक ही लिया है। देखिए मैं सिलेक्शन बोल रहा हूँ, इट मीन्स हमें दिया हुआ है सिलेक्ट करके कि 10 बॉयज हैं आपके पास और 8 गर्ल्स हैं। अब क्या कहता है वो, टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ईदर अ बॉय और अ गर्ल, मतलब
या तो वो एक बॉय को सिलेक्ट करना चाह रहा है या एक गर्ल को सिलेक्ट करना चाह रहा है, राइट। इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। नाउ इस वाले केस में देखें, इफ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। अब सबसे बड़ा चीज़ समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, वो समझनी है कि यहाँ पर ईदर अ बॉय और अ गर्ल, मतलब या तो एक बॉय मिल जाए या एक गर्ल मिल जाए, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने एक बॉय को सिलेक्ट कर लिया तो आपका टास्क कंप्लीट, अगर आपने एक गर्ल को सिलेक्ट कर लिया तो टास्क कंप्लीट। तो इस केस में अगर बाय द वे आप समझिएगा, मैंने सिलेक्ट किया बॉय को, फॉर एग्जांपल हमने सोच लीजिए कि मैंने बॉय मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करना, तो मुझे बॉय को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने रास्ते, कितने वेज हैं, बॉय कितने बॉयज़ हैं, 10 बॉयज़ हैं। तो 10 में से मैं एक बॉय ले लूँगा, लेकिन मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, मेरे पास 10 चॉइसेस हैं सिलेक्ट करने के लिए, करेक्ट। मेरा काम कंप्लीट हुआ या नहीं? बिल्कुल हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन बंद भी कर देता हूँ अपना, तो मैं कह दूंगा कि मेरा आंसर आ गया। बट उसने बोला है कि आप गर्ल भी सिलेक्ट कर सकते हो, इट मीन्स मेरे पास और वाली चॉइस मिल गई, इट मीन्स मैं 8 रास्ते मुझे और मिल जाते हैं। तो या ये और वाला वर्ड आ गया, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को दिखाता है। मीन्स 10 + 8 इट इज़ 18। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि 10 के चॉइसेस के बाद आपका टास्क कंप्लीट हुआ। ये आपने जो लिया है सेकंड टास्क है, सेकंड इंडिपेंडेंट टास्क, जिसका इस सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि अगर ये नहीं भी होगा तो भी हमारा सिलेक्शन 10 तो होगा ही। अगर मैं 8 अलग से लेता हूँ तो वो भी काम करेगा, बट अगर मैं 8 नहीं लेता हूँ तो भी मेरे पास 10 चॉइसेस सही आ रही हैं, ठीक है। 8 और चॉइसेस मिल गई तो मेरे पास टोटल जो वेज मिले वो मेरे पास 18 आ गए। इस केस में अगर बात करते हैं तो उसने क्या बोला कि मुझे एक बॉय एंड अ गर्ल, मतलब मुझे एक लड़का चाहिए, एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए, तभी मेरा सिलेक्शन कंप्लीट माना जाएगा, तभी मेरे वेज कंप्लीट माने जाएंगे। तो इट मीन्स अगर मुझे बॉय में से एक सिलेक्ट करना है तो मेरे पास 10 रास्ते हैं या नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरा टास्क कंप्लीट हुआ 10 का 10 चॉइसेस लेकर? नहीं हुआ, क्योंकि जब तक एक गर्ल और सिलेक्ट नहीं होगी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि टीचर चाहता है एक बॉय को सिलेक्ट करना एंड अ गर्ल। अगर यहाँ और वर्ड यूज आता तो हम कह देते या ये, बट यहाँ पर एंड आया तो इट मीन्स मेरे पास 8 चॉइसेस इसकी हैं। अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एंड वर्ड यूज हुआ, मीन्स जब तक एक बॉय एंड एक गर्ल मुझे सिलेक्ट करना है, जब तक ये सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा मेरा टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो 10 × 8। सो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आपको समझ में आता है तो इन क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। नाउ इस क्वेश्चन को करके देखते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। देयर आर 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स हैं फॉर अ क्लासिकल म्यूजिक ले लेते हैं, डांस ले लेते हैं, व्हाटएवर, उस सब्जेक्ट के 3 कैंडिडेट्स हैं। 5 कैंडिडेट्स हैं फॉर मैथमेटिकल, 4 है फॉर नेचुरल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ये, इनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, मतलब टोटल जो स्कॉलरशिप है अपने पास 3 + 5 + 4, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 12 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं मुझे। अब यहाँ पर क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड। इसका मीनिंग क्या है? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है इस केस में। यहाँ पर इसका मतलब ये आता है कि आपको सारी की सारी स्कॉलरशिप्स आपको अवॉर्ड करनी ही है, ऐसा नहीं है कि आपको एक करनी है। तो इट मीन्स अगर मुझे सारी ही स्कॉलरशिप्स अवॉर्ड करनी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 3 कैंडिडेट्स को अवॉर्ड कर दिया, अगर मैंने 3 कैंडिडेट्स को अवॉर्ड कर दिया तो क्या मेरा टास्क कंप्लीट हुआ? मेरा जॉब क्या है? मुझे सारे वे सिलेक्ट करने हैं सारी स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इट मीन्स अभी मेरी इवेंट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। तो इट मीन्स अब मुझे मैथमेटिक्स के लिए जाना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स के कितने वेज? मेरे पास 5 वेज हैं, इसके 4 हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे सारी की सारी स्कॉलरशिप्स अवॉर्ड करनी है, और जब मुझे ऑल टोटल स्कॉलरशिप्स अवॉर्ड करनी है तो इट मीन्स मुझे सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, राइट। क्योंकि जब तक सारी स्कॉलरशिप्स अवॉर्ड नहीं होंगी तब तक मेरा जॉब कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है इसने 3 जॉब्स को रखा हुआ है, 3 टास्क फॉर क्लासिकल, मैथमेटिकल और नेचुरल साइंस, मतलब सारे की सारी स्कॉलरशिप। तो मेरे पास कितना मिला? 60 वेज।
करेक्ट। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन वन ऑफ दीज, मतलब या तो मुझे ये अवॉइड कर दो आप, या ये वाली अवॉइड कर दो मैथमेटिक्स की, या नेचुरल साइंस की अवॉइड कर दो। इसमें से कोई भी एक अवॉइड कर दी जाए तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा टास्क वन ऑफ दीज, इसका मतलब कि अगर मैं क्लासिकल वाली अवॉइड कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लासिकल वाली अवॉइड कर देता हूं, तो क्लासिकल के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस है। मैं तो 3 में से मैं किसी भी एक बच्चे को क्लासिकल की स्कॉलरशिप दे दूंगा, ठीक है। देने के बाद क्या मेरा काम कंप्लीट हुआ? बिल्कुल हो गया, क्योंकि वन ऑफ दीज की बात थी। लेकिन क्या मेरे पास और भी कोई पॉसिबल वे हो सकता है? लेकिन मेरा काम कंप्लीट हुआ, इट मीन्स मैं प्लस यूज करूंगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, मेरे पास 5 वेज बनते हैं फॉर मैथमेटिक्स के लिए, तो मेरे पास 12 वेज मिलते हैं। अगर मुझे सिर्फ एक स्कॉलरशिप अवॉर्ड करनी है तो मेरे पास 12 रास्ते हैं, 12 वेज होंगे। और अगर मुझे सारी की सारी स्कॉलरशिप्स अवॉर्ड करनी है, मतलब तीनों ऑल टोटल, मुझे क्लासिकल भी अवॉर्ड करनी है, मुझे मैथमेटिकल भी अवॉर्ड करनी है, और मुझे नेचुरल भी अवॉर्ड करनी है, तो उस केस में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। अगर मैं C फॉर क्लासिकल, M फॉर मैथमेटिक्स और N, तो या तो मैं CMN, 5 में से कितने कैंडिडेट, कितने वेज होंगे इसके? 3 वेज यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब है C1, C2, C3 मैं इसको दे सकता हूँ, M1, M2, M3, M4, M5। मतलब मेरे पास, मैं कैंडिडेट के नेम के साथ चल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट कैंडिडेट को दे सकता हूँ, सेकंड को दे सकता हूँ, थर्ड को दे सकता हूँ, N1, N2, N3, N4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट, ये फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट हम मान के चल रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं C1, M1, N1 ले सकता हूँ, C1, M1, N2 ले सकता हूँ। आप सोचिए कितने कॉम्बिनेशंस मिलने वाले हैं, ऐसे कितने वेज बनने वाले हैं कि मैं सारी की सारी स्कॉलरशिप भी अवॉर्ड करूं, और ऐसे कितने वेज बनेंगे। तो इस तरह से अगर आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ये सब बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जब आप एक एक करके निकाल रहे हो तो इट मीन्स कि आप बेटर है कि मल्टीप्लाई करें। आपको पता होना चाहिए कि सब डिपेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है इस चीज़ की। स्टूडेंट, बहुत ही समझदारी वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए समझने की कोशिश है कि एक रूम है, ऐसा समझते हैं, ये डोर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो दिस इज डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4, डोर 5 एंड डोर 6, करेक्ट। अब वो कहता है एक मैन है, वो ये रूम है, सर्कुलर रूम मान लेते हैं, इस रूम में एंट्री कर रहा है। वो इस रूम में एंट्री करेगा तो उसके पास 6 चॉइसेस बोल रहा है वो कि 6 डोर हैं, तो 6 में से किसी भी एक डोर को वो चूज कर सकता है और एंट्री कर सकता है। तो इट मीन्स एंड कम आउट फ्रॉम अ डिफरेंट डोर। तो इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, आप समझिएगा, इन हाउ मेनी वेज अ मैन कैन एंटर इन द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट। तो इट मीन्स कि ये दोनों जो इवेंट हैं, एंटर और एग्जिट, ये जब तक दोनों कंप्लीट नहीं करेंगे आप, तब तक आप अपने वेज इनकम्प्लीट मान के चलिएगा। वो वेज इनकम्प्लीट माने जाएंगे जब तक आप पूरे दोनों टास्क को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके वेज कौन कौन सी जॉब्स पर डिपेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो जॉब 1 है वो है एंटर, और जो जॉब 2 है वो है एग्जिट। और जब तक एंटर और एग्जिट नहीं करोगे तब तक आपका टास्क इनकम्प्लीट है, ठीक है। टास्क इनकम्प्लीट माना जाएगा। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो सही नहीं है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मुझे एंटर करने के लिए कितने रास्ते मिलेंगे। तो एंटर करने के लिए दिख रहा है कि आपको 6 में से किसी भी एक डोर से एंट्री कर लीजिए, मतलब आपके पास 6 चॉइसेस होंगी जब आप डोर रूम से बाहर खड़े हैं। बट जैसे ही रूम के अंदर चले गए, आपको अगर सपोज आपने D1 डोर से एंट्री कर ली, तो इट मीन्स आपको जो बचे हुए 5 डोर हैं उनसे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये मत सोचेगा कि कौन से डोर से एंट्री करी है, यहाँ पर नंबर ऑफ डोर्स की बात हो रही है। यहाँ पर हमने पोजीशंस नहीं दी है डोर्स को, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डोर हो सकता है। बट मुझे ये पता है जाते हुए 6 चॉइसेस है, आते हुए मेरे पास, मतलब निकलते हुए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि जब तक मैंने एंट्री की और मैं जब तक एग्जिट नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और टास्क कंप्लीट ना होना मतलब
कि इट मीन्स कि ये इस पर डिपेंडेंट करता है, ये जॉब इस पर डिपेंड करेगी, सक्सेशन में है इसके साथ, मतलब ये जॉब फिर ये जॉब, तब आपकी टास्क कंप्लीट। ये फिर ये, ऐसा नहीं है ये या ये, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने बोला कि या ये, तो गड़बड़ हो जाएगा कि या तो कितने वेज होंगे टू एंटर इन अ रूम और एग्जिट इन अ रूम, बड़ा गड़बड़ काम है। टू एंटर इन अ रूम और एग्जिट फ्रॉम अ डिफरेंट डोर, और अगर आपने और कर दिया तो इस मीन्स आपने दोनों जॉब्स को अलग अलग किया है। बट यहां पर क्लियरली है एंड वर्ड कनेक्ट कर रहा है, इस एंड की बड़ी वैल्यू है, इसमें सेंस सारा घुसा हुआ है। एक चीज और भी है स्टूडेंट्स, इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग समझ में बहुत जरूर आना चाहिए, जो डेली लाइफ में, या उसको हिंदी में अगर आप समझ सकते हो और ज़्यादा बेटर है कि उसकी अगर हिंदी क्लियर हो जाए आपको कि एक्चुअली में मीनिंग क्या है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्लियर करती है कि क्या क्या वेज और हो सकते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वेज ऐसे होते हैं जो हम नहीं सोच पा रहे, बट हिंदी जब आप उसको हिंदी में या अपनी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रिटेट करते हो तब वो हमें क्लैरिटी देता है कि ओके ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही है, ये पूरे दिमाग के दरवाजे खोलने वाला चैप्टर है। आंसर आपके वन लाइन में आएंगे, बट क्वेश्चन में इतना कुछ सोचने के लिए होता है कि अल्टीमेट लेवल की थिंकिंग देता है ये, राइट। सो 6 5 30, तो इट मीन्स आपके पास 30 वेज होंगे आने के लिए, अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए आपके पास 30 वेज होंगे, और आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे उस केस में, राइट। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट जो सेशन था, फर्स्ट सेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि आपको समझ में आना चाहिए कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में करना क्या है, कैसे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का आपस में क्या रिलेशन सेट है। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एक बड़ा एक्सप्लेनेशन देता है कभी कभी, और मल्टीप्लिकेशन उसी को ही छोटा करके दे देता है, जो आपकी हेल्प करता है उस केस में। और कुछ ऐसे आंसर्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर आपको सिर्फ एडिशन ही यूज़ करना पड़ता है, जैसे इससे पहले वाले सम में किया था हमने कि वन ऑफ द, तो वहां पर आपको क्लियर है कि वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही लगना है, राइट। So class, thank you so much. In the next lecture, we will just try to understand the various type of sums related to this chapter. Thank you so much.